Hi guys, I'm Anvita Dwivedi and I welcome you all on our YouTube channel Target for IQ। और मैं जानती हूँ कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो के लिए काफ़ी वेट करना पड़ा है। सो टुडे आई हैव कम अप विद द कॉन्स्टिट्यूशन वीडियो। और इसके पहले मैंने आईपीसी पढ़ा रही थी मैं, और आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने सेक्शन 80 कवर किया है, और वो वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज़ टॉपिक, दैट इज़ पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको पहले पार्ट थर्ड के बारे में ब्रीफिंग दे देती हूँ। देखिए, ये पार्ट हमारा काफ़ी दिन तक चलेगा क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा लंबा है और एक्सटेंसिव पार्ट है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सारे स्टेट जुडिशरी के एग्जामिनेशन में इस पार्ट से बहुत ही वास्ट सिलेबस कवर होता है, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पार्ट से पूछे जाते हैं। तो मैं इस पार्ट के जितने भी आर्टिकल हैं उनको 1 बाय 1 करके कवर करूँगी अपने एक एक वीडियो में। आज हम आर्टिकल 12 कवर करेंगे, दैट इज़ स्टेट, अनुच्छेद 12 राज्य। तो मैं पहले बता देती हूँ कि पार्ट थर्ड की क्या खासियत है। देखिए, ये जो चैप्टर है पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। और मैग्ना कार्टा इसे किस लिए कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सन 1215 में कुछ लोग इंग्लैंड के किंग के पास गए अपने कुछ अधिकारों की मांग करने, और ये बेसिक अधिकार थे, यानी कि ऐसे अधिकार जो कि मानव होने के तौर पे, मनुष्य होने के तौर पे व्यक्ति को मिलने चाहिए। तो इसमें कुछ लिबर्टीज़ थी, कुछ अधिकार थे। तो इन अधिकारों का एक बिल बना के इनकी डिमांड करते हुए उन्होंने वो लोग किंग जॉन के पास गए। तो उस बिल को उन्होंने मैग्ना कार्टा का नाम दिया था। ये बिल एक्सेप्ट हो गया, और चूँकि इसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, या फिर आप कह लीजिए मानवाधिकारों की बात की गई थी, तो इसे एक तरीके से फर्स्ट बिल ऑफ फंडामेंटल राइट्स माना जाता है, इस मैग्ना कार्टा को। तो इसीलिए चूँकि ये पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, तो इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, और ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पार्ट में कहाँ से लेकर कहाँ तक के आर्टिकल कवर होते हैं, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी आता है। तो ये पार्ट आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक के आर्टिकल को कवर करता है, और ये जो पार्ट है ये मेनली फंडामेंटल राइट से डील करता है, पर साथ साथ ये उनके इम्प्लीमेंटेशन से भी डील करता है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टेट यानी कि आर्टिकल 12 का फंडामेंटल राइट्स के से रिलेटेड चैप्टर में क्या काम है। तो इसके अलावा कुछ और भी आर्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं बल्कि उनके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। अभी पहले ये जान लेते हैं, एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स हमेशा से एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन की तरीके वर्क करते हैं स्टेट पे। और ये स्टेट पे नेगेटिव ऑब्लिगेशन क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि हम जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको स्टेट के अगेंस्ट क्लेम करते हैं, यानी कि स्टेट उनका प्रोटेक्शन करता है। सारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की गारंटी स्टेट लेता है, ठीक है। तो इसलिए स्टेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम जानते हैं कि स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे डिफ़ाइन किया है। स्टेट आर्टिकल 12 में डिफ़ाइंड है, और ये क्या कहता है। देखिए, स्टेट कहता है कि स्टेट के अंदर 4 चीज़ें कवर होती हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, वो स्टेट के अंतर्गत आती है, यानी कि उसे हम स्टेट मानते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को हम स्टेट मानते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दोनों ही पार्ट, यानी कि दोनों ही डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन दोनों को स्टेट माना जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम यूनियन गवर्नमेंट के सिर्फ लेजिस्लेचर के तौर पे जब यूनियन गवर्नमेंट काम करती है तो उसे स्टेट कंसिडर करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट जब एग्जीक्यूटिव के तौर पे भी काम करती है तो भी उसे स्टेट कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से राज्यों के साथ है, भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि और उनके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनको हम स्टेट मानते हैं। इसके अलावा जितनी भी लोकल और अदर अथॉरिटीज़ हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय क्षेत्र के अंदर जितनी भी लोकल और अदर अथॉरिटीज़ हैं उन्हें स्टेट माना जाता है। और चौथा ये है कि जितनी भी लोकल और अदर अथॉरिटीज़ हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मैं आपको थर्ड और फोर्थ पॉइंट में डिफरेंस बता देती हूँ। देखिए, विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है भारतीय क्षेत्र सीमा के अंतर्गत जितनी भी अथॉरिटीज़ आती हैं उनकी बात कर रहा है। और कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है कि हो सकता है कि आउटसाइड इंडिया भी कुछ अथॉरिटीज़ हों, तो जो कि इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही हो जिन्हें, तो इसलिए कि उन अथॉरिटीज़ को कवर करने की बात की गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अदर अथॉरिटीज़ को हाईलाइट किया है।
इसलिए क्योंकि अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ये टर्म किन किन चीज़ों को होल्ड करेगा अपने विद इन, या किन किन चीज़ों को डिस्क्राइब करेगा, इसको हमें समझना होगा। क्योंकि मोस्टली केसेस जो हैं, या जो मोस्टली केसेस में जो कंटेंशन का पॉइंट रहता है वो अदर अथॉरिटीज़ रहता है, क्योंकि अदर अथॉरिटीज़ कहीं पे भी स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अदर अथॉरिटीज़ क्या क्या चीज़ें कवर करता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो व्हाट आर अदर अथॉरिटीज़। देखिए ये क्वेश्चन का जो सबसे पहले एक तरीके से आंसर किया गया था वो इस केस में किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, सांताबाई वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास का केस है। इसमें एजिस्डम जनरस टर्म यूज़ किया गया था और ये बोला गया था, एजिस्डम जनरस का मैं आपको मतलब बता देती हूँ। इसका मतलब है लाइक नेचर। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। देखिए लाइक नेचर का मतलब है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में या आप ऐसे समझ लीजिए कि दो ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं। अब मैं कुछ व्हीकल्स के नाम लेती हूँ और आप सोचिए कि इनको आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि कार है, ट्रक है, और साइकिल है, मोटरसाइकिल है, और इसके अलावा एयरप्लेन है, हेलीकॉप्टर है। तो ये सारे वैसे तो व्हीकल्स हैं, ठीक है, आवागमन के साधन हैं, लेकिन इनमें एक डिफ्रेंसिएशन है। इनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कार, ट्रक, साइकिल और मोटरसाइकिल तो एक ग्रुप में रख दिया, और उसके अलावा एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर एक ग्रुप में रख दिया। अब इनको अलग इसलिए किया है क्योंकि जो कार और मोटरसाइकिल वगैरह हैं ये सारे सड़क पे चलने वाले साधन हैं, और जो एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर हैं ये एयर का माध्यम यूज़ करते हैं, हवा का माध्यम यूज़ करते हैं। तो जो पहला ग्रुप है वो एक तरीके के नेचर के व्हीकल को कंटेन करता है, और जो दूसरा ग्रुप है वो दूसरे तरीके के नेचर के व्हीकल को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे जो कार, मोटरसाइकिल है इनका नेचर एक है, ये सब सड़क पे चलते हैं, पर एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर ये एयर में चलते हैं, तो इनका नेचर एक हुआ। तो यही है लाइक नेचर। तो जो एक तरीके की अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो अब एक तरीके की अथॉरिटीज़, जैसे कि आपने देखा है कि आर्टिकल 12 में ये चीज़ डिफ़ाइन की गई है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या इनसे रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ हैं वो सारी स्टेट मानी जाएंगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बोला गया कि जितनी भी गवर्नमेंटल फंक्शन से रिलेटेड बॉडीज़ हैं, यानी कि गवर्नमेंटल फंक्शन के जैसा नेचर है जिन बॉडीज़ का, उनको हम स्टेट मानेंगे। तो यानी अदर अथॉरिटीज़ भी उन्हीं बॉडीज़ को कवर करेगी, या उन्हीं अथॉरिटीज़ को कवर करेगी जो गवर्नमेंटल फंक्शन शो करती हूँ या सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। ये इस केस में बोला गया था। लेकिन फिर एक केस आया उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस। जितने केसेस मैं यहाँ बताऊँगी वो सारे ही केस इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको ध्यान से समझिएगा, ईजी भी है। तो अब इसमें जो ये रूल था एजिस्डम जनरस का, इसे ओवर रूल किया गया। इसमें ये बोला गया कि ज़रूरी नहीं है कि लाइक नेचर की चीज़ें ही स्टेट के विद इन फॉल करें, यानी कि कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ भी हो सकती हैं जिनका नेचर डिफरेंट हो, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंटल फंक्शन परफॉर्म कर रही हो बट वो स्टेट कहलाएंगी। ये जो पहला वाला केस था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वाला, इसमें क्वेश्चन यही था कि यूनिवर्सिटी स्टेट के विद इन फॉल होगी कि नहीं। तो ये माना गया कि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंटल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, यूनिवर्सिटी एजुकेशनल फंक्शन परफॉर्म करती है। बट उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये बात क्लियर होगी कि ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंटल फंक्शन परफॉर्म करे तभी ये स्टेट होगा, और भी फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। अब और फैक्टर्स क्या हैं, हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे अदर अथॉरिटीज़ का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ केसेस के थ्रू, वैसे वैसे हम जानेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आया आर्टिकल 12 में, किस तरीके से इवॉल्व हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए अब एक केस आया इसके बाद, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहन लाल का केस। इस केस में ये बोला गया सबसे पहले तो कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी स्टेट हो सकती हैं, ठीक है, ये साइड जजमेंट था इस केस का। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस केस में बोली गई, वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंटल फंक्शंस परफॉर्म कर रही हो बॉडी तभी स्टेट माना जाएगा, बल्कि इस केस में ये बताया गया कि अगर कोई भी बॉडी जिसके ऊपर लॉ के थ्रू पावर कन्फर हो रही है, यानी कि लॉ उसे पावर दे रहा है, पावर प्रोवाइड कर रहा है, यानी एनी इंस्टीट्यूशन विच इज़ डिराइविंग इट्स पावर फ्रॉम any law, from either from the constitution or any other law,
ठीक है, तो वो सारी बॉडीज़ अदर अथॉरिटीज़ में कंसिडर की जाएंगी और स्टेट मानी जाएंगी। ये इस केस में बोला गया था। अब हम आपको बताते हैं कि इस केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का वो ये है कि इसमें ये बोला गया था कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में क्रिएट की गई हो, फॉर एग्जांपल आपका पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ये सब कुछ बॉडीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्रिएट की जाती हैं, तो ये अथॉरिटीज़ हैं, एक तरीके से अदर अथॉरिटीज़ हैं, बट इन्हें स्टेट माना जाता है। तो यही बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में अगर कोई बॉडी क्रिएट की गई है जो अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव कर रही है तो वो भी स्टेट में आएगी। बट इसके साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई वो ये थी कि अगर कोई भी बॉडी या कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी पावर किसी स्टैट्यूटरी लॉ से अचीव कर रहा है। अब स्टैट्यूटरी लॉ आपको पता है कि कोई भी ऑर्डिनरी लॉ जो कि लेजिस्लेचर बनाता है, यानी कि अगर कोई एक्ट इनैक्ट हुआ है, कोई संविदा बनाई गई है, उसके अंतर्गत कोई बॉडी बनाई गई है या उस संविदा से कोई बॉडी या कोई इंस्टीट्यूशन पावर अडॉप्ट कर रहा है तो वो भी, या पावर डिराइव कर रहा है तो वो भी स्टेट माना जाएगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ये कॉरपोरेशंस होते हैं जो कि स्टैट्यूटरी लॉ के अंतर्गत बनते हैं। ये आगे के केस में बताया गया। जैसे सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का जो केस है उसमें इन्होंने यही क्लियर किया था कि जैसे LIC हुआ और ONGC हुआ, गेल हुआ, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हुआ, ये सारे क्या है, एक्ट के अंतर्गत निर्मित कॉरपोरेशंस हैं, तो ये सारे स्टेट माने जाएंगे। अब जैसे आप RBI को ले लीजिए, RBI एक्ट बना पहले, उसके बाद RBI एक्ट के विद इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि RBI भी एक तरीके से स्टेट है क्योंकि स्टैट्यूटरी लॉ के अंतर्गत क्रिएट किया, भले ही वो कमर्शियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है पर उसे हम स्टेट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद ये एक चीज़ इस केस में बोली गई थी, सेकंड वाले केस में सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम में, एडिशनली कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शन परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल कोई भी सामाजिक महत्व के कोई कार्य करता है, तो या फिर पब्लिक एट लार्ज के लिए, पब्लिक के गुड के लिए कोई कार्य करता है, तो उसको भी स्टेट कंसिडर किया जाएगा। तो अब ये जो कैटेगरी थी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी लॉ वाली, इसमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या कंपनीज़ जो होती हैं वो कंपनीज़ एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होती है, हमें पता है। तो ये जो रजिस्टर कंपनीज़ हैं या फिर जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, ये क्या स्टेट मानी जाएंगी? क्योंकि इस तरीके से तो क्या है कि ये सब ये कंपनीज़ एक्ट और जो रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये एक तरीके से कॉमन एक्ट है और इनके अंतर्गत कंपनी क्रिएट नहीं होती है, रजिस्टर होती है। तो क्या इन्हें भी माना जाएगा कि ये स्टैट्यूटरी लॉ से पावर ले रही हैं? तो इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट दिया कोर्ट ने एजेंसीज़ और इंस्ट्रूमेंटैलिटी का। ये जो कॉन्सेप्ट दिया ये एयरपोर्ट अथॉरिटी केस से आया था। इस चीज़ में ये बोला गया था, आपको पता है कि एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या होती है। एजेंसी मतलब कोई भी ऐसी संस्था जो कि कोई भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हो किसी एक तरीके की, या फिर कोई बिजनेस परफॉर्म कर रही हो, तो वो एजेंसी में आता है। तो ये जो केस था एयरपोर्ट अथॉरिटी केस, इसमें ये चीज़ क्लियर कर दी गई कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बॉडी किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में क्रिएट हो या किसी स्टैट्यूटरी लॉ के अंडर में क्रिएटेड हो तभी उसे स्टेट मानेंगे, बल्कि अगर कोई भी बॉडी या कोई भी एजेंसी जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है किसी भी वे में, अगर गवर्नमेंट कोई एजेंसी अपॉइंट करती है कोई अपना काम कराने के लिए, से आपको पता है कि आजकल गवर्नमेंट के फंक्शंस बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी हो गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट वर्क करे, क्योंकि पहले क्या होता था, फंक्शंस कम थे, इतनी एक्टिविटीज़ नहीं थी। अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर भी काम बढ़ गया है और एक्टिविटीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं, तो गवर्नमेंट कभी कभी कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए डायरेक्टली ना परफॉर्म करके या अपने एग्जीक्यूटिव्स ना अपॉइंट करके कोई एजेंसी हायर कर लेता है या कोई एजेंसी क्रिएट कर देता है जो गवर्नमेंट के फंक्शन एग्जीक्यूट करती है। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी एजेंसी क्रिएट की हुई है या किसी ऐसी एजेंसी को किसी ऐसी एजेंसी को प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसको भी स्टेट माना जाएगा। एनी एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट और डूइंग वर्क फॉर द गवर्नमेंट, तो वो स्टेट के विद इन आती है। अदर अथॉरिटीज़ में उसे कंसिडर किया जाएगा और अदर अथॉरिटीज़
उस अदर अथॉरिटी को स्टेट माना जाएगा। तो ये जो जजमेंट आया था ये एयरपोर्ट अथॉरिटी केस से आया था, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट भी दिया था कि यानी कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर एजेंसी अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूटरी लॉ के अंतर्गत क्रिएटेड नहीं है पर गवर्नमेंट का कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी फंक्शन कर रही है तो वो स्टेट होगी या नहीं होगी। इसके लिए 5 चीज़ें होना ज़रूरी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी भी जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट संस्था को कोई काम करने के लिए बोल दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेट मानी जाएगी। उसके लिए ये 5 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ये 5 कंडीशंस फुलफिल करती है वो एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी, तभी वो स्टेट मानी जाएगी। तो इसी तरीके से ये जो कंपनीज़ हैं और रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, ये अगर इन 5 कंडीशन को फुलफिल करेंगी तभी ये स्टेट मानी जाएंगी, तभी ये गवर्नमेंट की एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी मानी जाएंगी, अदरवाइज नहीं। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं तो उनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बहुत सारी रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं जो प्राइवेट बेनिफिट के लिए काम करती हैं तो उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो कंपनीज़ या रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ ये 5 कंडीशन फुलफिल करेंगी तब वो स्टेट मानी जाएंगी। अब ये 5 कंडीशंस क्या है समझ लेते हैं। पहली कंडीशन ये है कि कोई भी एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी या कोई भी बॉडी का जो चीफ फंडिंग सोर्स है, यानी कि उसकी जो फंडिंग हो रही है वो किसी स्टेट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज से हो रही हो। यानी कि कोई स्टेट उसे फंड कर रहा हो, चाहे वो राज्य सरकार कर रही हो, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट कर रही हो। उनके जो यूनियन गवर्नमेंट या राज्य सरकार के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जहाँ से वो पैसा प्राप्त करती हैं, यानी कि जो टैक्स वगैरह आता है उससे फंडिंग हो रही हो, या गवर्नमेंट किसी भी फंड से उनको फंड दे रही हो, या फिर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा स्टेट का कंट्रोल हो, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट का डीप कंट्रोल हो उस बॉडी पर। और इसके अलावा जो फंक्शन वो बॉडी या एजेंसी परफॉर्म कर रही है वो गवर्नमेंटल हो, यानी कि कुछ ऐसा फंक्शन हो जो कि अपनी एसेंस में, अपनी स्पिरिट में गवर्नमेंटल हो। और इसके अलावा चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो वो किसी कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया हो। मान लीजिए जो भी बॉडी है उसको कोई गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर दिया हो। फॉर एग्जांपल जैसे रेलवेज़ है, अगर हम रेलवेज़ किसी प्राइवेट कंपनी को रन करने के लिए दे दें तो वो रहेगा गवर्नमेंट का, बस उसका एडमिनिस्ट्रेशन जैसे प्राइवेट कंपनी देख रही है। तो ये इस तरीके की कोई चीज़ हुई हो। या फिर जैसे वो जो कॉरपोरेशन है वो मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रही हो, यानी कि पूरी कंट्री में अकेली हो, मतलब पूरी कंट्री में वो कॉरपोरेशन जो भी बिज़नेस परफॉर्म कर रही है वो सिर्फ उसी कॉरपोरेशन को परफॉर्म करने को मिला हो और बाकी लोगों को वो बिज़नेस या वो फंक्शन परफॉर्म करने से मनाही हो। ठीक है। और ये जो मोनोपोली स्टेटस है या तो ये गवर्नमेंट ने दिया हो, स्टेट मतलब स्टेट प्रोटेक्टेड हो, और या फिर स्टेट ने कन्फर किया और स्टेट ने दिया हो, यानी कि उस मोनोपोली स्टेटस को की रक्षा या तो स्टेट कर रहा हो, बाकी लोगों को परफॉर्म करने से रोक रहा हो, और या फिर स्टेट ने एकदम क्लियरली ये डायरेक्टिव्स दिए हों कि ये पर्टिकुलर फंक्शन यही कॉरपोरेशन परफॉर्म करेगी स्टेट की तरफ से। ठीक है। तो ये 5 कंडीशन जो हैं वो किसी भी अथॉरिटी को, अगर ये 5 कंडीशंस कोई अथॉरिटी फुलफिल कर रही है तो उसे स्टेट माना जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा ये जो लास्ट केस है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये समझ लेते हैं। इस केस में सोसाइटीज़ की बात की गई थी। तो इस केस में ये बोला गया था कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत वो स्टेट मानी जा सकती हैं अगर वो कुछ कंडीशंस फुलफ़िल करती हैं। यही सारी कंडीशंस हैं। और इसके अलावा हर केस की ये भी बोला गया था कि ये इस बात से पता चलेगा कि हर पर्टिकुलर केस में या हर पर्टिकुलर सोसाइटी का जो काम करने का तरीका है या उनकी जो सर्कमस्टांसेस हैं वो कितनी सिमिलर हैं गवर्नमेंटल फंक्शन से, तो इस बात पे डिपेंड करेगा। यानी केस टू केस सर्कमस्टांसेस डिफ़र करेंगी, बट सोसाइटी को स्टेट के अंतर्गत लाया जा सकता है अगर वो कुछ कंडीशंस फुलफ़िल करें। और इस केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये बोली गई थी कि यहाँ पे ये जैसे जो स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल वाली जो कैटेगरी है उसमें ये देखा जाता था पहले कि बॉडी क्रिएट कैसे की गई है, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंतर्गत क्रिएटेड है या फिर स्टैट्यूटरी लॉ के अंतर्गत क्रिएटेड है तो उसे माना जाता था कि वो स्टेट है। लेकिन अब इन केस से ये बात क्लियर हो गई कि ये ज़रूरी नहीं है कि ज्यूरिस्टिक पर्सन या जो भी बॉडी है वो क्रिएट कैसी की गई है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है कि वो किस पर्पस से क्रिएट की गई है।
तो यहाँ पे आप ये देखिए कि नॉट हाउ ज्यूरिस्टिक पर्सन इज़ क्रिएटेड बट फॉर व्हाट पर्पस इट हैज़ बीन क्रिएटेड, यानी कि उसका पर्पस क्या है क्रिएट करने का, ये इम्पॉर्टेंट हो गया, इसको इम्पॉर्टेंस दी जाने लगी। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, ये एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी स्टेट है कि नहीं है। तो आप ये देखिए कि एनसीईआरटी स्टेट नहीं है, ठीक है। और कई बार ऑप्शंस दिए होते हैं कि जैसे कई बॉडीज़ दी होती हैं और उसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्टेट है, तो उसमें अगर एनसीईआरटी का ऑप्शन दिया है तो उसे आपको एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। भले ही एनसीईआरटी को जो ग्रांट आता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, बट ये सिर्फ गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम करती है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट को एडवाइस देने का काम करती है। इसके अलावा जो बाकी कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं करती है। जो टेस्ट ले डाउन हुआ था पिछले केस में, मैंने आपको बताया, उनकी सारी कंडीशंस ये फुलफ़िल नहीं करती है, इसलिए एनसीईआरटी को ऑटोनॉमस बॉडी माना गया है और ये स्टेट में कंसीडर नहीं की जाती है। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, वो ये है कि क्या जुडिशरी स्टेट है, क्या जुडिशरी आर्टिकल 12 के अंडर में कवर होता है। तो ये जो पॉइंट है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। और क्योंकि अभी के लिए आप पहले इतना समझ लीजिए कि स्टेट क्या होता है और स्टेट के अंतर्गत या अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। अब जुडिशरी इसके अंतर्गत आता है कि नहीं, ये अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि कब कब जुडिशरी स्टेट माना जाता है या कब कब नहीं माना जाता है। सो आप तब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे वो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो देती हूँ, टिल देन स्टडी हार्ड एंड बी सेफ, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू, बाय बाय।